हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब स्वस्थ होंगे। मैं संदीप साहन, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, पुनः आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पिनाकल साहन सर पर एक बार आपसे फिर रूबरू होंगे। जैसा कि मैं समझ सकता हूं कि आप सब ने इसको सब्सक्राइब कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें इसको, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। हम भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ, हमने लास्ट टॉपिक में समानांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक पढ़ा था। आज हम संधारित्रों के संयोजन की बात करेंगे। आपको देखो, ये समझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरे देखें और आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, संधारित्रों का संयोजन आज का हमारा टॉपिक है कि संधारित्रों को हम मुख्य रूप से दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समानांतर क्रम संयोजन। पहले तो ये समझ लो कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन में इनको जोड़ा कैसे जाता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी संधारित्र है, उसकी दो प्लेट होती है, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। एक धनावेशित प्लेट होती है और दूसरी ऋण आवेशित, ये चालक प्लेट है। तो ये कहता है कि हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि हम संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि पहला एक संधारित्र लेंगे, उसकी प्लेट ए और बी प्लेट है। ए प्लेट धनावेशित है, बी प्लेट ऋण आवेशित है। एक दूसरे संधारित्र को लेके आएंगे जिसकी भी प्लेट प्रथम प्लेट और सेकंड प्लेट है, ए बी नाम दे दिया। हम पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित करते हैं। ये ध्यान रखना, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को आपस में जोड़ा जाता है। फिर हम अगर तीसरा संधारित्र भी लेके आए, ये तीसरा संधारित्र, तो तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट से संयोजित कर देंगे। ये प्रक्रिया निरंतर रखेंगे। और अगर इसको परिपथ में किसी बैटरी से जोड़ना है तो लास्ट वाले संधारित्र की अंतिम प्लेट को बैटरी के एक सिरे से जोड़ दिया जाएगा। इस तरह के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। यानी इसमें संधारित्र इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि पहले संधारित्र की प्रथम प्लेट की बैटरी के एक सिरे से, लेट अस कंसीडर धन सिरे से, पहले संधारित्र C1 की जो दूसरी प्लेट है वो दूसरे के पहली प्लेट से, दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे की पहली प्लेट से, और अंतिम की सेकंड प्लेट यानी दूसरी प्लेट किससे जुड़ जाएगी? बैटरी के ऋण सिरे से। इस तरह के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है धारिता को कम करना। यानी अगर आपके पास अधिक धारिता के संधारित्र हैं, मान लीजिए आपके पास 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र हैं, ये आपके ज़्यादा धारिता के हैं और आपको चाहिए परिपथ में 1 माइक्रोफैरड। तो सीधी सी बात है कि इन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाएगा। यानी उच्च धारिता के संधारित्रों से निम्न धारिता प्राप्त करने के लिए जिस संयोजन का उपयोग करते हैं वो संयोजन हमारा कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। हम इसका आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि हमने 3 संधारित्र ले लिए, एक C1 है, एक C2 है और एक C3 है। 3 संधारित्र हमने लिए, C1, C2 और C3। जो पहला हमारा धारिता है C1, ये प्रथम संधारित्र की धारिता, इसके सिरों के मध्य विभव है V1, दूसरे के मध्य है V2 और तीसरे के मध्य है V3। यानी हमने जब इनको बैटरी से जोड़ा तो इनके विभव इस प्रकार। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो सभी संधारित्रों के ऊपर आवेश समान मात्रा में रहेगा। अगर आवेश समान मात्रा में रहेगा तो विभव का मान परिवर्तित हो जाएगा। और ए और बी के मध्य को हमने एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, ऐसे मान लेते हैं ये V वोल्ट है। तो ये V वोल्ट
जो हमारी बैटरी की ऊर्जा थी ये इन तीन के अंदर हमने बांटी है। अब ये समान रूप से नहीं बांटी हमने, आवेश समान रूप से दिया है, आवेश को तो क्या किया, समान दिया, लेकिन वो इनके विभव इनमें अलग अलग रहेगी। तो ए व बी के बीच विभव कितनी है, ए वी, और वी कितने भागों में बटी है, 3 भागों में। पहले एक ने V1 ले ली, एक ने V2, एक ने V3 थी, तो V, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विभव का मान अलग अलग संधारित्रों की के सिरों के मध्य विभव के योग के बराबर होगा। हम संधारित्र के लिए हमने पढ़ा हुआ है किसी भी संधारित्र की परिभाषा में कि किसी संधारित्र को दिया गया आवेश उसको सिरों के मध्य विभव के समानुपाती होता है, Q समानुपाती है V, और Q बराबर है CV। तो ये हमने प्रथम संधारित्र के लिए लोगे तो Q बराबर है C1V1। देखो Q1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं सबके लिए आवेश समान है, यानी ऐसे मैं लिख के भी बता सकता हूँ कि Q बराबर है C1V1 बराबर है C2V2 बराबर है C3V3। Q क्या होता है, CV, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, और आवेश सबके समान है। तो पहले का आवेश कितना हो गया, C1V1, दूसरे का आवेश क्या हो गया, C2V2, तीसरे का कितना हो गया, C3V3, और सब बराबर हैं। तो Q बराबर हो क्या हमारा, C1V1। हम यहाँ से V1 का मान निकाल लेते हैं। V1 बराबर क्या हो गया, Q बटे C1। इसी प्रकार हम दूसरे का निकालोगे, Q बटे C2, Q बटे C3, आवेश सबका बराबर है। हम उठा के V1, V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। जैसे ही आप समीकरण 1 में रखोगे तो क्या बन जाएगा, V क्या है, Q बटे CS। मैंने S शब्द सीरीज को बताएगा, S किसको बताएगा, सीरीज यानी श्रेणी क्रम को, तुल्य धारिता को। तो जैसे ही मान रखोगे तो Q बटे CS बराबर है, ये V1 का मान हो गया, ये V2 का, ये V3 का, दोनों में साइड से कॉमन क्या आ गया, Q कॉमन आके कट जाएगा, सबके पास Q है, ये Q से Q कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपकी तुल्य धारिता निकल जाएगी। अगर आपके पास ये तो 3 संधारित्र थे, अगर n संधारित्र हों तो, यानी अगर 4 हों, 5 हों, 6 हों, इस तरीके से ज़्यादा संख्या में अगर संधारित्र हैं तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तरीका यही रहेगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 डैश 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 1/CN। अगर मान लीजिए 4 होते तो C3 के बाद C4 आ जाता, 5 होते तो C5 आ जाता, N है तो CN तक, तो ये N संधारित्रों की धारिता हो जाएगी। निष्कर्ष देखिए इससे हमें क्या निकला है, जो हमने एक सीरीज देखी है, ये आपको ध्यान होगा, ये ऊपर मैंने लिख दिया, ये क्या है, 1/CS, 1/CS, इसका मतलब हो गया व्युत्क्रम होता है, बटे की संख्या को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम, और CS क्या है यहाँ, तुल्य धारिता। तो संयोजन की कुल धारिता का व्युत्क्रम, इसको क्या बोलोगे, ये क्या है, कुल धारिता का व्युत्क्रम किसके बराबर है, अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग। तो हम कह सकते हैं कि कुल धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर हो गया। जैसे तुल्य धारिता का या कुल धारिता का व्युत्क्रम किसके बराबर हो गया, पहले की धारिता का व्युत्क्रम प्लस दूसरे की धारिता का व्युत्क्रम प्लस 1/C3, ऐसे करके। दूसरी बात क्या कहता है, इस संयोजन में तुल्य धारिता का मान परिपथ में उपस्थित सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की धारिता से भी कम होगा। यानी ये कहता है कि इसका उद्देश्य यही था कि इस संयोजन का उपयोग केवल तभी करेंगे जब हमें परिपथ में कम धारिता की आवश्यकता होगी। और परिपथ में अगर हमने अलग अलग धारिता के लगा दिए संधारित्र, जैसे इस उदाहरण से समझ लो कि 3 संधारित्र 3 माइक्रो, 6 माइक्रो और 9 माइक्रो, यानी 9 माइक्रो कूलम, माइक्रो होता 10⁻⁶, को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता की गणना कीजिए। अब देखिए ये हमारे संधारित्र श्रेणी क्रम में है प्लस माइनस, ये पहला है 3 माइक्रोफैरड का, इसके साथ दूसरा ये जोड़ दिया ये 6 माइक्रो का, और तीसरा ये जोड़ दिया 9 माइक्रो का। ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन है, आवेश सब पे बराबर है, इनके बीच में हमने तुल्य धारिता निकाल के दिखानी है। तुल्य धारिता ये क्रम देखते ही पता लग गया, श्रेणी क्रम इसने लिख भी रखा है, श्रेणी क्रम में क्या होगा
कि पूरे परिपथ की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम इनकी अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी 1/CS बराबर है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 का मान ये है, C2 ये, C3 ये रख देंगे मान, तो क्या बनेगा 1/CS इज इक्वल टू 3 माइक्रो, 1/6 माइक्रो, 1/9 माइक्रो। इनका एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम क्या बन सकता है इसका 18, 18 माइक्रो एलसीएम हो गया। 3 से काटोगे 18 को तो 6 आ जाएगा, 6 से काटोगे तो 3 आ जाएगा, 9 से काटोगे 2, 6 3 और 2 11, तो 1/CS इज इक्वल टू 11/18 माइक्रो। ये 1/CS है, CS निकालोगे तो इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा CS इज इक्वल टू 18 माइक्रो/11, यानी ऐसे लिख दूं मैं CS इज इक्वल टू 18/11 माइक्रो फेरेड। 11 से भाग देखो 11 एकम 11, 7 बचेंगे 0, 11 6 66, 4 बचेंगे 3, लगभग इतने माइक्रो फेरेड होगा। अब सेकंड स्टेटमेंट को समझ लीजिए। सेकंड स्टेटमेंट ने क्या कहा था, यदि परिपथ में हमारे संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो परिणामी धारिता यानी कुल धारिता का मान सबसे छोटे संधारित्र की धारिता से भी कम होगा। तो ये हमारे 3 संधारित्र थे, 3, 6 और 9 के। सबसे छोटा कितने धारिता का था 3 का, और आंसर क्या आया 3 से भी छोटा। इसका मतलब ये हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का निष्कर्ष है कि अगर आपको संधारित्र ज़्यादा धारिता के दे रखे हैं और आपको परिपथ में कम धारिता की आवश्यकता हो तो उस परिपथ में उन दिए गए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर दीजिए। और आपके आंसर की वेरिफिकेशन भी यही है। अगर आप आंसर की वेरिफिकेशन चाहते हैं तो आप ये चेक कर लीजिए कि उस क्वेश्चन के अंदर सबसे छोटी धारिता कौन सी है। तो कौन से थे 3, इससे भी कम आंसर होगा। जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, ए आंसर होता है इसका, बी सी और डी 4 ऑप्शन होते हैं। एक दे देता ये 12 माइक्रोफेरेड है, एक दे देता ये इसका आंसर 18 माइक्रोफेरेड है, एक ये दे देता कि 5 माइक्रोफेरेड है, और एक ये दे देता 1.6 माइक्रोफेरेड है। अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आपको ये चेक करना है कि क्रम कौन सा है, ये श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन है तो हमें इस चीज़ का पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, एक ही लाइन रखनी है याद है, तुल्य धारिता सबसे कम धारिता से भी कम होगी। सबसे कम कौन सा 3, तो पहला ऑप्शन देखो 12 माइक्रोफेरेड 3 से बड़ा है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन कितना है 18 माइक्रोफेरेड, ये भी 3 से बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। फिर 3 माइक्रोफेरेड से 5 भी बड़ा है, ये भी नहीं हो सकता। तो अपने आप आंसर ये हो गया, बगैर सोल्व किए भी हम ऐसे कर सकते हैं, यानी ऑप्शन को कम किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। हम सेकंड संयोजन देखते हैं, पार्श्व या समानांतर क्रम संयोजन। देखिए ये हमारा सेकंड संयोजन है जिसको हम समानांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, और या पार्श्व भी शब्द इसके लिए यूज होता है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो श्रेणी क्रम का उद्देश्य था परिपथ में धारिता को कम करना, और इसका उद्देश्य हो गया परिपथ में धारिता को बढ़ाना। अगर आपको संधारित्र दे रखे हैं और परिपथ में आपको अधिक धारिता चाहिए तो उन संधारित्रों को क्या करेंगे आप समानांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। वैसे ही हमने 3 संधारित्र ले लिए, C1 C2 C3। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। आपको संयोजन कैसे करना है, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है। B बिंदु अर्थिंग की हुई है हमने। तीनों संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट, ध्यान रखना, पहले की भी पहली प्लेट, दूसरे की भी पहली प्लेट, तीसरे की भी, ये तीनों एक ही बिंदु पर या बैटरी के एक ही सिरे से जोड़नी चाहिए। अगर धन सिरे से जोड़ रहे हो तो धन से, ऋण से जोड़ें तो ऋण से, यानी सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट एक सिरे से और दूसरी प्लेट वो दूसरे सिरे से। उस संयोजन को हम क्या कहेंगे, समानांतर क्रम संयोजन कह देंगे। इस अवस्था में अब आप देखेंगे, इस अवस्था को ध्यान से देखेंगे, ये बैटरी से जोड़ दिया हमने, तो ये बैटरी इसके भी विभवांतर देगी, ये बैटरी इसको भी विभवांतर देगी, ये इसको भी, तो तीनों के लिए विभवांतर तो एक जैसी होगी ना, क्योंकि तीनों के तीनों संधारित्र एक ही बैटरी से जुड़े हैं।
तो एक ही बैटरी से जुड़े हैं और इस तरीके से जुड़े हैं कि दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर ये बैटरी देती है। तो तीनों के लिए विभव का मान समान रहेगा। और श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश समान था। यहाँ पर आवेश अलग अलग हो जाएगा। हमने 3 संधारित्र लिए जिनकी धारिता C1 C2 C3 है, उनके आवेश कितने हैं, Q1 Q2 Q3। सभी को के मध्य विभव V है, तो इसलिए विभव समान रहेगा परंतु आवेश भिन्न भिन्न हो जाएंगे। लेकिन इस बैटरी के द्वारा दिया गया आवेश इन तीनों संधारित्रों द्वारा संचित आवेश के बराबर रहेगा। यानी Q का मान है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमें तरीका वही पता है कि Q क्या होता है, C और V सब के लिए एक जैसी है, तो बदल कौन रहे हैं, Q1 और V1। पहले संधारित्र के लिए क्या हो गया, Q1 V1, Q1 बराबर है C1 V। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2 V। और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू C3 V। क्योंकि आवेश अलग हैं इसलिए आवेश Q1 Q2 Q3, इनकी धारिता अलग है C1 C2 C3, V सब के लिए बराबर है। और तुल्य धारिता सीरीज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज में S लिखा था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो S लिख लिया, पैरेलल में क्या लिख दिया, P। तो ये तुल्य धारिता को हमने Cp से लिख दिया। Cp किसके बराबर होगी, Q बराबर है Cb। वापिस ऊपर वाले समीकरण में मान रखो, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का मान तो ये रख दिया, ये Q1 का रख दिया, ये Q2 का, ये 3 का। तो सब में आप चेक करेंगे तो V कॉमन आ जाएगा। V कॉमन आके कटेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, Cp बराबर है C1 प्लस C2 बराबर है प्लस C3। तो अब हम ये देख पा रहे हैं, अगर ये संधारित्र n संख्या में होते, तो n संख्या में होते तो हम क्या कर देते, सबको सीरीज एल्जेब्रिक सम बीजगणितीय जोड़ किया है हमने। अगर 2 संधारित्र होते तो C1 प्लस C2, 3 होते तो C1 प्लस C3, 4 होते तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, और n है तो n तक इसको हम जोड़ देंगे। इसका भी निष्कर्ष देख लीजिए। ये कहता है संयोजन की कुल धारिता का मान सभी संधारित्रों की अलग अलग धारिता के योग के बराबर। उसमें देखिए श्रेणी क्रम में व्युत्क्रमों का योग था, इसमें सीधा योग है यानी बीजगणितीय योग के बराबर होगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, ये है कि इस संयोजन का में जो हमने संधारित्र जोड़े हैं, उन संधारित्रों में जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सभी संधारित्रों में सबसे अधिक धारिता वाला जो संधारित्र है उससे भी अधिक मान होगा, क्योंकि ये तो अधिक मान प्राप्त करने के लिए हमने ऐसा किया है। इसका न्यूमेरिकल हम इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 संधारित्र वही न्यूमेरिकल है, उन्हीं 3 संधारित्रों को हमने समानांतर क्रम में जोड़ा है। तो समानांतर क्रम का सूत्र क्या हो गया, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 का मान रखो, 6 का रखो, 9 का रखो, तो कितना हो गया, 3 माइक्रो, 6 माइक्रो प्लस 9 माइक्रो, 6 और 3 9 और 9 18। तो Cp की वैल्यू कितनी होगी, 18 माइक्रो कूलम। अब देख लीजिए सबसे बड़े धारिता वाला संधारित्र की धारिता कितनी है, 9, उससे भी बड़ा आंसर आया। तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग संधारित्र में तभी करेंगे जब हमें कम धारिता चाहिए परिपथ में, और समानांतर क्रम संयोजन का प्रयोग तभी करेंगे जब हमें परिपथ में अधिक धारिता, उच्च धारिता चाहिए। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन में अंतर स्पष्ट हुआ होगा। अब मुख्य रूप से ये चीज़ भी आप देख सकते हैं यहाँ कि ये श्रेणी क्रम था और इधर है समानांतर क्रम। दोनों में मूल अंतर क्या है, श्रेणी क्रम में Q समान होता है, Q समान, और समानांतर क्रम में V समान रहता है, विभव समान रहेगा। दूसरा, श्रेणी क्रम में कम धारिता प्राप्त होती है और इसमें अधिक धारिता प्राप्त होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आज का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत सबका धन्यवाद।